नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में भी शुमार होता जा रहा है। इन सबकी वानगी तब देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बीपीएल कार्ड धारकों से सीधा संवाद किया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को नई दिल्ली में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नए बीपीएल कार्ड धारकों से सीधा संवाद किया। इस दौरान लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने बीपीएल कार्ड बनाकर गरीब परिवारों का कल्याण किया है। अब इन परिवारों को सरकार की सभी योजनाओं का सीधा लाभ मिल पाएगा। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद में क्या कुछ कहा है। मुख्यमंत्री ने नए बीपीएल कार्ड धारकों से सीधा संवाद किया। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार द्वारा पीले राशन कार्ड बनाने से मिलेगा योजनाओं का लाभ। अंत्योदय परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार चला रही महत्वपूर्ण योजनाएं। अंत्योदय परिवारों के स्वास्थ्य के लिए शुरू की गई चिरायु हरियाणा योजना। रोजगार बढ़ाने के क्षेत्र में अंत्योदय मेलों का किया जा रहा आयोजन। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 30,000 परिवारों को मिल रही मदद। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की वार्षिक आय बढ़ाने का उठाया बीड़ा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवारों को मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक योजनाओं को चला रही है, जिनमें रोजगार मुहैया कराने, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, अच्छी शिक्षा और आवास की सुविधा शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय परिवारों की सुविधा के लिए बॉटम मोड पर बीपीएल राशन कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र में सत्यापित वार्षिक आय के मापदंड के आधार पर नए बीपीएल परिवारों को जोड़ा गया है। उन परिवारों को ऑनलाइन बीपीएल राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रूपए तक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 29 लाख से अधिक परिवारों को नए बीपीएल कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीपीएल परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिरायु हरियाणा योजना शुरू की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उन परिवारों को शामिल किया गया था, जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रूपए से कम थी। प्रदेश सरकार ने बीपीएल के लिए ये आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 रूपए वार्षिक की है। इससे प्रदेश में अब लगभग 20 लाख नए परिवार इस योजना में आ गए हैं। अब 28,89,036 परिवार इस योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए वार्षिक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें रोजगार के अवसर के साथ साथ स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। अंत्योदय परिवार रोजगार संबंधी योजना का अधिक लाभ उठा सके, इसकी जानकारी देने के लिए समय समय पर प्रदेश सरकार अंत्योदय परिवार उत्थान मेलों का आयोजन कर रही है। अब तक प्रदेश में 3 चरणों में 861 अंत्योदय मेलों का आयोजन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि चौथे चरण की शुरुआत जल्द ही की जाएगी, ताकि अंत्योदय परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में भी जरूरतमंद परिवारों को वरीयता दी जा रही है। ऐसे परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का भी प्रावधान किया गया है। अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 30,000 परिवारों के मदद उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम 1,80,000 रूपए तक करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। कौशल विकास के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण देकर अपना कार्य शुरू करने में सक्षम बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ बैंकों के माध्यम से उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।
लगभग 22,000 से अधिक लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और 1800 से अधिक लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिलवाया गया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 48 योजनाओं को शामिल किया गया है। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। वहीं हरियाणा की धाकड़ खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एक बार फिर अपना परचम लहराया है। आपको बता दें कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने अब तक 41 पदक के साथ हरियाणा अंक तालिका में पहले नंबर पर पहुंच गया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, तब से प्रदेश स्तर पर महापुरुषों की जयंतियां मनाने का फैसला लिया है, ताकि प्रदेश में महापुरुषों के विचारधाराएं जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसी कड़ी में प्रदेश के 3 जगहों पर संत रविदास जी की जयंती के मौके पर कार्यक्रम को आयोजन किया गया। वहीं नरवाना के मेले में राज्य स्तरीय संत रविदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिले और प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार राज्य स्तर पर महापुरुषों की जयंतियां मनाती रहती है, ताकि उनके विचारधाराएं पूरे समाज के लिए प्रेरणा की स्रोत बन सके। इसी कड़ी में संत रविदास जी की जयंती के मौके पर प्रदेश के 3 जगहों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। संत रविदास जयंती नरवाना और यमुनानगर, वहीं जींद के नरवाना की मेला मंडी में राज्य स्तरीय संत रविदास जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जिले और प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किन किन घोषणाओं पर मुहर लगाई है। गुरु रविदास के नाम पर होगा गांव रसूलपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम। CDLU में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर स्थापित की जाएगी चेयर। पिपली के पास गुरु रविदास जी के नाम पर बनेगा एक बड़ा स्मारक, जहां छात्रावास व स्कूल भी होगा। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग होगा। अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति के लिए लोगों को उद्योग के लिए जमीन खरीद पर 20% की छूट होगी। अनुसूचित जाति के लोगों को व्यापार के लिए वित्तीय सहायता लेने के लिए बनाया जाएगा वेंचर कैपिटल फंड। संत रविदास धर्मशाला नरवाना के जीर्णोद्धार के लिए 21 लाख रुपए का सौगात होगा। 31 मार्च तक अनुसूचित जाति की चौपाल और धर्मशालाओं की मरम्मत के लिए 1 करोड़ का प्रावधान होगा। गुरु रविदास जी के नाम से एक घोषणा पिपली के पास कहीं एक विशाल स्मारक बनाया जाए। वो घोषणा लागू करने के लिए हमने जमीन वहां से लेने की कोशिश की थी। पहले मिल नहीं पाई थी कहीं उचित जगह पर जमीन। अब वो जमीन की पहचान हो गई है। अगले इस वर्ष के अंदर उस जमीन पर और गुरु रविदास जी के नाम से एक बड़ा स्मारक वहां बनाया जाएगा। छात्रावास भी होगा, कॉलेज स्कूल भी होगा। तो उस नाते से गुरु रविदास जी के नाम पर पिपली के पास जो स्थान हमने तय किया है, उस पर अगले वर्ष में ये स्मारक बनाया जाएगा। मित्रों, भाई बहनों, एक विषय है कि किसी संस्थान का नाम गुरु रविदास जी के नाम से रखा जाए। तो हमने कल से ध्यान दौड़ाया है कि कौन कौन से संस्थान ऐसे जिनके नाम नहीं रखे गए हैं। कोई बड़ा संस्थान जिसका नाम हम गुरु रविदास जी के नाम से रखें। तो मैं आज घोषणा करता हूं, और उस घोषणा से पहले मैंने उस इलाके के विधायक, सांसद सबसे बात भी कर ली है। अभी जो फतेहाबाद जिले में टोहाना विधानसभा रतिया के भी पास लगता रसूलपुर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु रविदास जी मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। ये मैं आज घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लघु उद्योग पर जमीन खरीदने पर 20% की छूट दी जाएगी। अगर कोई व्यापार का काम करना चाहता है तो उस पर लोन लेने पर 20% की छूट दी जाएगी। वहीं नरवाना में गुरु रविदास धर्मशाला के विस्तार के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। उद्योगों में अनुसूचित जाति कैसे आगे आए, इसके लिए वैसे तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाया गया है, अपने समाज के कुछ लोगों ने बनाया है। उसकी इकाई अभी हरियाणा में नहीं है, तो डॉक्टर अंबेडकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इकाई
मैं कहूंगा समाज के लोगों को हरियाणा में भी स्थापित करें और हम कैसे अपना उद्योग, अपना व्यापार, इसमें लोग जा सकते हैं, इसके लिए हमको सुझाव दें, उनको हम लागू करेंगे। ये आप लोगों ने करना है। करेंगे? ये करेंगे। अब तुरंत तौर पर एक जो घोषणा मैं कर रहा हूं कि जो अभी उद्योग लगाने के लिए, खास करके छोटे उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, एमएस जिनको कहते हैं, माइक्रो और स्मॉल, इस उद्योग में जो जमीनें खरीदी जाती हैं, उन जमीनों पर अभी तो हमने 10% की छूट कही थी, आज मैं घोषणा कर रहा हूं उसको 20% की छूट देंगे, जो भी उद्योग करने के लिए आगे आएगा। इसी प्रकार कुछ हमारे मित्र साथी जो भी और कोई काम करना चाहते हैं, उद्योग के अलावा भी व्यापार का भी कोई काम करना चाहते हैं, उसमें जो लोन लेंगे, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उस ब्याज में भी बाकियों को जो छूट मिलती है उससे 20% ज्यादा छूट उनको देंगे, ताकि उसमें भी उनको सुविधा हो जाए, इसमें भी लोग आगे बढ़ें। समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वो संत रविदास से प्रेरणा लेकर प्रदेश भर में समान रूप से विकास कार्य कर रहे हैं। जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से वे सभी संत महापुरुषों की जयंतियां मनाई जा रही है। समाज की सभी कुरीतियों को खत्म करना जरूरी है। जब इस प्रकार की जयंतियों का विचार हम करते हैं, तो समाज के हर वर्ग के जो महापुरुष हैं, उनकी जयंतियों का हम लोग मनाने का कार्यक्रम चला रखा है। जब सत्ता में 2014 में मैं आया था, तो उस समय हम लोगों को यह लगता था कि जैसे जनता भी यही मानती है, सरकार आएगी तो विकास के काम करेगी, सड़कें बनवाएगी, भवन बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, छोटे से बड़े ऐसे जो विकास जिसको दिखने वाले ऐसे विकास, भौतिक विकास, ये अगर करेंगे तो इस समय से लगता है कि बहुत बड़ा काम हो गया है। लेकिन जब आगे करते हुए हमें ध्यान में आया कि जनता का भी हमको, बैठ जाओ अपने आप संभाल लेंगे जिनको संभालना है, तो जनता की जो स्तर है वो ऊंचा उठना चाहिए, उनका आर्थिक स्तर भी ऊंचा उठना चाहिए, उनका सामाजिक इस नाते से भी एक रूपता ये दिखनी चाहिए, आपस में बिना भेदभाव के, और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आखिर शिक्षा, आखिर संस्कार, जीवन के अंदर ऐसी चीजों पर भी उल्लेख करते हुए जब हमने विचार किया कि हमारे संत महापुरुष जो हैं, उनकी शिक्षा, इस पर समाज चले, तो मैंने एक नई योजना बनाई, संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना। और उसके अंतर्गत जितने संत महापुरुष हैं, गुरु रविदास जी, इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी, भक्त कबीर जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी, तो कितने ही संतों के हमने जयंतियों के कार्यक्रम ये किए हैं। और इसका हेतु एकमात्र ये है कि यदि हम इनकी शिक्षाओं पर अपना चलना शुरू करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। हमारा जो दिन दिन काम करते हुए जिसमें जितने प्रकार के तनाव आते हैं, हमारी जो कुरीतियां हैं, जो जीवन की बुराइयां हैं, वो सब समाप्त होती हैं, और ये बहुत बड़ा काम है। मनोहर लाल ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि फतेहाबाद के रसूलपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा हुई। इस मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु रविदास मेडिकल कॉलेज रखा जाएगा। वहीं यमुनानगर के जगाधरी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मनाई गई, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि महापुरुषों की जयंतियां मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लोगों तक विचारधारा तक पहुंचाना है। इसके साथ ही गुरुग्राम में भी संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में मानेसर क्षेत्र के नेता अपने समर्थकों के साथ ताऊ देवीलाल स्टेडियम में रविदास जयंती मनाने के लिए पहुंचे। वहीं लोगों में रविदास जयंती को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, सीएम के ओएसडी कृष्ण बेदी, राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, मंत्री कमल गुप्ता, हांसी विधायक विनोद भयान, पूर्व विधायक प्रेमलता, कैप्टन अभिमन्यु, नरवाना के विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा भी मौजूद रहे। नरवाना से रामनिवास, यमुनानगर से सर्वजीत बावा, गुरुग्राम से आकाश खुराना के साथ पवन सिवर की रिपोर्ट।
36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। पिछले दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सूरजकुंड मेले की पूरी दुनिया में अमिट छाप है। ये रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आगाज हो गया है। मेले की एक झलक को देखने के लिए लोग देश विदेश से पहुंच रहे हैं। इन सब को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवहन व्यवस्था की सुविधा भी बढ़ा दिया है, ताकि मेले में पहुंचने वाले दर्शकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आगाज पिछले दिनों देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सूरजकुंड मेले की पूरी दुनिया में अमिट छाप है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सूरजकुंड मेला 3 से 19 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम और एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन कराता है। बहुत ही आनंद का विषय है कि ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय मेला जिसकी छाप न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया के देशों में भी इसकी एक प्रकार से अमिट छाप है। हर वर्ष ये मेला होता है। जैसा बताया गया कि 1987 से मेला शुरू हुआ था, बीच में एक वर्ष छोड़ करके लगातार हर वर्ष ये मेला 1 फरवरी से 15 फरवरी तक पहले होता था। लेकिन कुछ वर्ष पहले हमने विचार किया कि इसमें जो वीकेंड्स हैं वो प्राय 2 बार ही आते हैं, लेकिन शनिवार रविवार वीकेंड्स के ऊपर उपस्थिति बहुत अच्छी होती है। तो इन तिथियों का चयन इस ढंग से किया जाने लगा कि इसमें 3 वीकेंड्स आते हैं। तो इसलिए आज ये 3 तारीख को शुरू हुआ है, 19 फरवरी तक ये मेला अपना ये चलेगा। इस मेले में हर वर्ष की भांति एक सहभागी राष्ट्र होता है और एक थीम स्टेट इस नाते से भी परंपरा है। लेकिन इस बार सौभाग्य की बात है कि सहभागी राष्ट्र के नाते से इस बार शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 20 देशों की भागीदारी है, और ऐसे ही थीम स्टेट के नाते उत्तर पूर्व के जो सभी प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, ये सब शामिल हैं, एक साथ मिलकर के एक ही मंच पर जैसा हमने ये कार्यक्रम देखा, अभूतपूर्व सामंजस्य, सारे देश की कला को, संस्कृति को एक मंच पर लाके दिखाना। जहां तक विदेशी कलाकार, विदेशों के सहभागिता इसमें होती है, तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का एक जो विचार है वो सबको यहां प्रदर्शित होता है। और जब देश के अन्य अन्य प्रांतों की सांस्कृतिक कला और उसका प्रदर्शन होता है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके हमको दर्शन होते हैं। हमारे देश की विभिन्न बोलियां, भाषाएं, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस प्रकार का ये मेला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्राकृतिक और परमेश्वर भी अपने आप में कलाकार है। मकड़ी के जाले से लेकर बया को घोंसला भी एक कला है। कलाकार की बहुत बड़ी भूमिका, अगर माने कि परमात्मा भी एक कलाकार है, उसने कितनी कला सजाई है इस दुनिया में। हम सब उसी परमात्मा की उत्पत्ति है। भगवान ने हमको बनाया है, हम आगे विभिन्न प्रकार की चीजें बनाते हैं। प्रकृति भी कला है। प्रकृति में कितने प्रकार के वन, औषधि, पौधे, फल, फूल, ये सब होते हैं। तो जब उनको एक साथ हम देखते हैं तो कितना सुंदर एक कला का दृश्य हमको दिखाई देता है। तो प्राकृतिक कला, कृत्रिम कला, लेकिन हर प्रकार की कला के पीछे एक आनंद इस प्रकार का रहता है। और ऐसा जो एक आनंद हम देखते हैं, न केवल मनुष्य बल्कि जीव, हम मकड़ी का जाल देखते हैं। क्या बुद्धि लगाती होगी वो मकड़ी, कैसा जाल बनता है, मकड़ जाल।
एक बैया पशु, एक पक्षी होता है, वो पक्षी अपना घोंसला जब बनाता है तो उसका घोंसला जो बैया का बनता है, तो बढ़िया से बढ़िया कारीगर भी, मनुष्य भी नहीं बना सकता उसको। इस प्रकार का बैया उस घोंसले को बनाता है। तो ये सब चीजें अद्भुत करने वाली हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश हमारी धरती से दिया है। पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी बनाई गई। भगवान कृष्ण ने जो गीता का संदेश यहाँ दिया कुरुक्षेत्र में, ये भी एक ऐसा अलौकिक उदाहरण है कि युद्ध का मैदान है और इस युद्ध के मैदान में क्या सिखाया जा रहा है? जीवन जीने का सार सिखाया जा रहा है कि अच्छा जीवन कैसे बनेगा। युद्ध की तैयारी है और जीवन का सार सिखाया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि इस युद्ध के लाभ क्या क्या होंगे। तो जहां शांति आवश्यक है वहां शक्ति भी आवश्यक है। आवश्यकता पड़े तो शांति प्राप्त करने के लिए युद्ध भी आवश्यक है। ये गीता का सार है। तो ऐसा एक अलौकिक संदेश देने वाला स्थान भी वो हमारे हरियाणा में ही है, बल्कि हम हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर गीता जयंती का कार्यक्रम भी करते हैं और उसमें भी दर्जनों देश अब आने लग गए हैं। गीता का प्रचार प्रसार भी इसी प्रकार से हम देश और दुनिया में आगे बढ़ा रहे हैं। सूरजकुंड मेले में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों से उनकी कला और संस्कृति को जानने व समझने का मौका मिलेगा। पार्टनर कंट्री के रूप में इस बार एससीओ के 24 देश पार्टनर कंट्री बने, जबकि थीम स्टे के रूप में पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा में परिवहन व्यवस्था को लेकर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाया गया और 6 जिलों में ई टिकटिंग का कार्य भी चल रहा है। इसके साथ ही मूलचंद शर्मा ने कहा कि अभी तक प्रदेश में कुल 5200 बसें चलाई जा रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मूलचंद शर्मा। हरियाणा की परिवहन व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के परिवहन एवं उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद हैं। सर, ट्रांसपोर्ट विभाग की अगर हम बात करें तो पिछले 3-3.5 साल में जब से आप प्रदेश के परिवहन मंत्री बने हैं, किस तरीके की व्यवस्था में जो वो परिवहन व्यवस्था उसमें बदलाव किया गया है? खासतौर पर ई टिकटिंग की अगर हम बात करें तो ई टिकटिंग को लेकर अब क्या स्थिति है? नहीं, हमने पूरे प्रदेश में जो परिवहन की व्यवस्था को उसे दुरुस्त करने का काम किया है और जहाँ ई टिकटिंग है 6 जिलों में हमारा कार्य चला हुआ है। बाकी में आने वाले समय में 4 जिलों में और चला गया। धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी है, मशीन भी है, उसका सब चीज़ तैयार करनी है। तो आने वाले समय में ई टिकटिंग काम पूरे प्रदेश में चलेगा। सर, रोडवेज की जो बसें हैं उसके बेड़े को बढ़ाए जाने की बात लगातार की जाती है। कर्मचारी यूनियनें जो है रोडवेज की वो कहती हैं कि रोडवेज का बेड़ा जो है वो बढ़ नहीं रहा है। तो अभी इस वक्त क्या स्थिति है हमारे रोडवेज के बेड़े की? अब हरियाणा रोडवेज का बेड़ा बढ़ चुका है। अब बसें आनी, मार्च तक पूरी बसें 2200 बस बेड़े में शामिल होंगी और 31 मार्च उसकी लास्ट है, पूरे बेड़े में शामिल होंगी। कोई गांव, कोई शहर, कोई बाकी नहीं रहेगा जहाँ पे बसें नहीं जाएंगी। जब बेटियों के लिए 600 बस हमने रखी हैं, जहाँ कॉलेज है, ITI है, वहाँ पे 600 बस और हैं जहाँ बच्चे बेटियाँ कॉलेज में जाएंगी। जो मुख्यमंत्री जी घोषणा उस पर भी पूरी तरह हम बस 600 बस उनको दे रहे हैं। किलोमीटर स्कीम की जो बसें हैं सर, वो क्या और भी शामिल होने जा रही है या फिर किलोमीटर स्कीम की जो बसें आनी थी वो आ चुकी है बेड़े में? नहीं, अभी हमारे पास सारी मिला के टोटल 5200 के करीब बस हो जाएंगी। अगर जरूरत पड़ी तो हम किलोमीटर स्कीम की और इलेक्ट्रिकल किलोमीटर, हम बस डीजल नहीं जाएंगे, हम इलेक्ट्रिकल आने वाले से इलेक्ट्रिकल बस किलोमीटर स्कीम जो भी होगी उसको बढ़ावा देंगे। आने वाले समय वो भी चलाएंगे। अभी जो रोडवेज की वित्तीय स्थिति है सर परिवहन विभाग की, क्योंकि लगातार ये बात सामने आती है कि बहुत सारी कैटेगरी जो है वो रोडवेज में जो है उनको मुफ्त ट्रैवल करने के लिए जो है वो मिला हुआ है। साथ ही जो वो अभी क्या स्थिति है, परिवहन विभाग वित्तीय तौर पर मजबूत हुआ है पिछले 3-3.5 साल में? नहीं, परिवहन जो विभाग है मजबूत का तो बात ही नहीं। 2 साल कोविड में आ गया, कोविड के साल में कोई बस चले नहीं, खर्चा बरकरार रहा, तनख्वाह पूरी रही, तो कोई लाभ कभी हरियाणा रोडवेज से कभी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। ये तो आम लोगों की सुविधा के लिए है, जहाँ चिकित्सा है, परिवहन है,
दवाई है, ये इस तरह के हेल्थ है तो सारे सरकार पे कमाई तो नहीं कर पाते, पर ये मैं कि ज़्यादा घाटा भी नहीं हो पाता। पर ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि हरियाणा रोडवेज को सक्षम किया जाए। तो अभी रोडवेज में जो किराया है सर उसकी बढ़ाने की तो कोई चर्चा नहीं है, कोई तैयारी नहीं है? क्यों ना अभी कैसे, अभी कोई स्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, सारे होंगे तभी एक ही तर्ज पे इनको बढ़ाने का काम करेंगे। तो अभी आप ये मानते हैं कि जो एक गरीब आदमी का जहाज हरियाणा रोडवेज जो कहा जाता है, तो उसी हिसाब से जो सुविधा लोगों को आप दे रहे हैं उनको और बेहतर किया जाएगा जब बेड़े में नई बसें आ जाएंगी? नहीं, और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बढ़िया से बेहतर करेंगे, जो लोगों को इस पर लाभ मिले, लोगों को सुविधा मिले। हरियाणा रोडवेज की हमने नई टेक्निक के हिसाब से जो बस है, अभी जो लेटेस्ट हैं बस आई हैं, ये हरियाणा प्रदेश के या एनसीआर में जो लोग उनको सुविधा देंगे। सर जो रोडवेज की बसें जहाँ से होकर निकलती है, यानी जो पुराने बस स्टैंड है, कई बस स्टैंड को आप शहर से बाहर भी लेकर आए हैं, आपका जो क्षेत्र है वहाँ पर भी बस स्टैंड का पिछले दिनों उद्घाटन हुआ, तो ये मानते हैं कि जो बस स्टैंड है वो नए भी बन रहे हैं और साथ ही जो शहर के बीच में आ चुके हैं उनको बाहर बाईपास पर लेके आने का काम चल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि शहर में आगे तो हम बाहर लेके जाएंगे। जहाँ कोई जाम की स्थिति है, जाम है, बस नहीं जा सकती, उन्हीं बस स्टैंड को बाहर निकालेंगे। जाम की स्थिति रहती है और क्या है कि वो इतने महंगे बस स्टैंड होते हैं, उनको लोग पार्क की बात करते हैं, इसमें वो कर दीजिए। और बस स्टैंड किलोमीटर दूर शहर से बन जाता है, आम आदमी वहाँ 3 व्हीलर रिक्शा से जाता है, 20 रुपये उस पर खर्च करता है, तब बस में जाता है। हम बस की, मुख्यमंत्री ने कहा है बस का सर्वे, बस स्टैंड जहाँ भी खोलना, लोगों की राय, लोगों का सर्वे कराएंगे और जहाँ लोगों को हम सुविधा देंगे वहीं ये कराने का काम करेंगे। सर परिवहन विभाग के अलावा उच्चतर शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी आपके पास है। अभी हाल ही में पिछले दिनों जो कार्यभार दोबारा आवंटित हो उसमें आप उच्चतर शिक्षा विभाग के मंत्री बने हैं, कोई बैठक हुई है सर? क्या देखते हैं, कोई आपने रोड मैप बनाया हो कि इसके लिए ये और काम करने की जरूरत है? नहीं, अभी क्या है कि हमें ग्राउंड पे काम करने की सबसे बड़ी जरूरत है कि कॉलेज की जहाँ से शुरुआत बच्चों की होती है और शुरुआत के बाद क्या है कि बच्चों की शुरुआत होती है, वहाँ से क्या है कि कॉलेज को मजबूत करना। वहाँ पे टीचरों का है, भर्ती है, 5,500 प्रोफेसरों की है और 3500 अपने हमें और लेक्चरर चाहिए। इस तरह की भर्ती करना हमारा सबसे पहले कर्तव्य रहेगा कि स्टाफ पूरा करना, उसके बाद सारी चीज़ करनी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ हरियाणा के परिवहन एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, पशुपालकों को ऋण प्रदान करना, बी, पशुपालकों को बढ़ावा देना, सी, पशुपालकों को आर्थिक सहायता करना, डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।